भारतीय समाज शुरू से ही पर्यावरण के प्रति बहुत संवेदनशील रहा है। याद करिए, अथर्ववेद में पृथ्वी सूक्त हमें इस बात की प्रेरणा देता है कि माता भूमि पुत्रोहम पृथ्व्या, ये धरती हमारी माता है और हम सब इसके पुत्र हैं। कोई पुत्र क्या अपनी मां पर किसी प्रकार का प्रहार बर्दाश्त करेगा? कभी नहीं स्वीकार करेगा। स्वाभाविक रूप से हमारी परंपरा इसके प्रति हमें हमेशा जागरूक करती रही है, लेकिन हमने जहां उस तकनीक का उपयोग होना है उसको उस स्तर पर नहीं किया। यूरोप की तकनीक को आप यूपी में लागू करेंगे, आवश्यक नहीं कि वह यूपी के लिए सस्टेनेबल हो ही जाए, कोई आवश्यक नहीं। दोनों की भौगोलिक और जैव पारिस्थितिकी में जमीन आसमान का अंतर है। हमें यहां की अनुकूल टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा और प्रयास करना होगा कि वह तकनीक यहां के अनुकूल भी हो और यहां के सतत विकास में भी अपना योगदान दे सकती हो। इस दिशा में किए जाने वाले प्रयास प्राचीन भारत उसका एक उदाहरण हो सकता है। गांधी जी इस दिशा से बहुत दूरदर्शी थे और उन्हें भारत की वास्तविक समझ थी। आपने देखा होगा जब वे ग्राम स्वराज की बात करते हैं, ग्राम स्वराज क्या, वहां मनुष्य ही नहीं, गांव अपने आप में आत्मनिर्भर था। गांव में सभी लोग परस्पर मिलकर के रहते थे, वे भाव और भंगिमाओं से राष्ट्रीयता के साथ जुड़े थे, लेकिन सरकारों पर उनकी निर्भरता लगभग जीरो थी। वे स्वयं अपनी व्यवस्था, अपनी खेती बाड़ी, अपने पशुपालन, अपने स्वयं की आजीविका का सृजन करते थे, व्यापार संचालन करते थे, गवर्नमेंट को समय पे अपना टैक्स भी दे देते थे और गांव की पूरी व्यवस्था को अपने आप ही संचालित करते थे। गांव की सड़कों को ग्राम पंचायत स्वयं बनाती थी और गांव के कूड़े प्रबंधन के लिए हर गांव में एक खाद का गड्ढा भी होता था, पशुपालन के लिए चारागाह भी होता था, गांव का अपना बगीचा होता था, गांव के अपने तालाब होते थे। इन सब का अपना महत्व था। गांव में पहले व्यक्ति सब्जी या कोई सामान खरीदने के लिए जाता था, बैग लेके चलता था। बैग लेकर के आप जाना बंद कर दिया, प्लास्टिक की पॉलीथीन लेकर के जाता है और उपयोग करने के बाद फिर उसको फेंक देता है। और पॉलीथीन फेंकता ही नहीं है, बल्कि घर के कूड़े को उसमें रख करके फिर सड़क पे फेंकता है। नालियां चौक होती है, एक समस्या वहां से, अगर उस सड़क में फेंका तो गाय खाएगी तो गाय भी बीमार होती है और वो प्लास्टिक सड़ेगा भी नहीं, तो कई कई वर्षों तक वह आपके पर्यावरण को भी चुनौती देती है। अगर कहीं उस पर आग लगा दी तो उसके कारण भी जो कार्बन मोनोऑक्साइड उससे उत्सर्जित होगा, उसके कारण भी एक नया पॉल्यूशन की समस्या खड़ी हो रही है। और ये जो चैलेंज है हम सबके सामने, कि समाज की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए, संस्थाओं की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और साथ साथ सरकार की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। तीनों मिलकर के एक साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे तो हम लोग पर्यावरण की भी रक्षा कर पाएंगे, प्रौद्योगिकी को, उसकी अनुकूल प्रौद्योगिकी को लाने में हमें सफलता प्राप्त होगी। मुझे याद है, मुझे आज से लगभग 12 वर्ष पहले एक स्थान पर वहां पे जल जमाव होता था, खूब जल जमाव होता था, 1-1 फुट 1.5 फुट पानी लगता था। बरसात हुई, 1 घंटे 1 फुट पानी लग गया कैंपस में। मैंने कहा इसका समाधान होना चाहिए। और समाधान क्या होना चाहिए? मैंने कहा रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाओ। मैंने एक प्रतिष्ठित संस्था को बुलाया, मैंने कहा भाई आप मुझे बताओ इसका, तो उसने मुझे 15 लाख का बिल दे दिया। मैंने कहा 15 लाख तो बहुत है। तो फिर मैंने मंत्री से जुड़ा हुआ एक पॉलिटेक्निक है, उससे मैंने वहां के प्राध्यापकों को बुलाया। मुझे एक बुजुर्ग मिला,
उसने कहा इसमें क्या करना है? मैंने कहा मैं चाहता हूं कि ये जो जल जमाव बरसात में होता है, ये जल जमाव न हो, ये पानी सब धरती सोख ले और यहां का ग्राउंड वाटर लेवल ठीक हो। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा एक तरीका हो सकता है। मैंने कहा क्या हो सकता है? उसने कहा कि मैं इस मॉडल को 40 से 50 हजार रुपए में तैयार करा सकता हूं। तो मैंने कहा ये अच्छी 15 लाख की तुलना में 50 हजार में हो जाए तो कौन बुरी बात है। और जब 15 लाख खर्च करना ही है तो बाद में हम देखेंगे, पहले 50 हजार को ही देख लेते हैं। उसने कहा मुझे केवल आदमी दे दीजिए जो गड्ढा खोद सके। उसने गड्ढा खुदवाया। गड्ढा खुदवाने के बाद उसने ईंटें मंगवा करके उसमें ईंट की दीवार चलाई, चेंबर अलग अलग बनाए, फिल्टर की 3 व्यवस्था उस पर की। ईंट के बड़े बड़े टुकड़े ला करके एक में डलवाया, एक में गिट्टी डलवाई, एक में सादा बालू डलवाया और पानी को फिर उसके माध्यम से उसने कहा कि जब पानी पहले इस चेंबर में आएगा, ईंट के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं ये इसकी ट्रीटमेंट उसको करेंगे, फिर ये गिट्टी से होकर के जाएगा, दूसरा ट्रीटमेंट होगा, तीसरा जब बालू से होकर के जाएगा तो पानी एकदम साफ सुथरा होगा। पहले ही उसमें उसने कहा कि इसमें जाली, जो मॉस्किटो जाली होती है ना, इसको लगाएंगे हर वर्ष, उसको साल में 2 बार केवल निकाल करके झाड़ देना है। यानी जो काम 15 लाख में होना था वह मात्र 30 से 40 हजार रुपए में उसने हमें करके दिखाया। देसी मॉडल है जो सस्ता भी है। और मैं आज भी जब वहां देखता हूं बरसात के समय, गत वर्ष में देख रहा था जिस दिन गोरखपुर में लगभग 24 घंटे तक लगातार बारिश पड़ती रही, एक दिन संजोग से मैं गोरखपुर में था, तो बारिश जैसे समाप्त हुई मैं 24 घंटे रुका था वही देखने के लिए क्या है आज 12 वर्ष भी उसके बाद भी उसका परिणाम क्या है। तो मैं वहां पे बरसात जैसे बंद हुई, मैं वहां गया। आप आश्चर्य करेंगे वहां एक भी बूंद पानी नहीं लगा था, सारा पानी वो अपने आप सोख दे रहा था, पूरा पानी सोख दे रहा था। यानी आज भी इस प्रकार के मॉडल हैं जिसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम अपने तरीके से कार्य कर सकते हैं। और भारत के गांव इस जिससे बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों के पास अपनी देसी मॉडल थे, देसी तकनीक थी, देसी तरीका था। वे अपने मॉडल की ब्रांडिंग नहीं करते थे, वे उसके बारे में बहुत प्रोपोगंडा भी नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने विरासत में जो कुछ प्राप्त हुआ उसको आने वाली पीढ़ी को उसी रूप में प्रदान किया। और परिणाम था गांव स्वावलंबी होते थे, आत्मनिर्भर होते थे, खुशहाल होते थे। समय के अनुरूप हमने भले ही तकनीक को कहा, तकनीक आज की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इस तकनीक को अपने देसी पद्धति के साथ जोड़ करके इसको और आगे बढ़ा सकें। जो मैंने आपको बताया कि यूरोप की तकनीक यूपी में लागू हो ही हो या आवश्यक नहीं, इसके लिए हमें यूपी की जैव परिस्थिति के अनुसार यहां पे क्लाइमेटिक जोन के अनुरूप कौन सी तकनीक यहां के लिए फिट बैठती है, या हमारे शिक्षण संस्थानों को तय करना होगा। उसके अनुरूप उस प्रकार की शोध को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और देसी तकनीक को अगर आप करेंगे तो पर्यावरण हितैषी भी होगा और एक डेवलपमेंट का एक सस्टेनेबल मॉडल, एक सतत विकास के मॉडल को भी देने में